ऑपरेशन में ओवरी और यूट्रस के अलावा भी क्या किसी और अंग को निकालने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उन्हें बच्चेदानी के मुख का कैंसर है तो यूट्रस निकाल दो, ठीक है, और यूट्रस का कैंसर है तो आपको यूट्रस निकालना है, ओवरी का कैंसर तो ओवरी निकाल दो। बट ऐसी बात नहीं होती। अगर यूट्रस का कैंसर है तो बहुत, अगर यंग महिला है तो ही हम उसकी ओवरी को बचाते हैं, अदरवाइज़ यूट्रस के साथ ज़्यादातर ओवरी भी निकाली जाती हैं। जी। ओवरी को बचाने के लिए अगर कोई खास उसके इंडिकेशन है, जैसे कि वो यंग है और उसको हार्मोन की ज़रूरत है या उसे प्रेगनेंसी आगे करनी है, तो हम उसकी ओवरी को बचाते हैं। और यूजुअली अगर हम स्टेजिंग करते हैं तो हम लिम्फ नोड भी निकालते हैं। लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि हमारे ऑर्गन्स के थ्रू लिम्फेटिक फ्लूइड को ले जाके और बाकी हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। और ये लिम्फ नोड छोटे छोटे इम्यूनिटी के छोटी छोटी एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है। तो हमको उस लिम्फ नोड को भी निकालना होता है। लिम्फ नोड हमारे नीचे पेल्विक नीचे के भी हो सकते हैं, ऊपर के भी हो सकते हैं। ओवरी कैंसर के अंदर हमें ओमेंटम भी निकालना होता है, और कुछ पेरिटोनियम, मतलब अंदर के जो पेट के अंदर की जो लेयर होती है पेरिटोनियम, उसकी बायोप्सीज लेनी होती है। तो इतना सब कुछ हमको निकालना होता है, तब हमको एग्जैक्टली स्टेज पता चलती है। तो सिर्फ ये इतना आसान नहीं है कि बच्चेदानी निकाल दो और उसका पूरा सर्जरी हो जाएगा। हर बच्चेदानी निकालने का तरीका कैंसर के अंदर अलग होता है, और इसी में गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट का महारत है, और वो लोग वो जो स्पेशल सर्जरी है वो करके स्टेज बताते हैं। जी मैम, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? ऑपरेशन किस तरीके का हुआ है इस पे डिपेंड करता है, और ये जो डॉक्टर है वो एक्चुअली यूजुअली बताते हैं सर्जरी के बाद कि किस तरह की डाइट लेनी है। जैसे कि अगर हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हम रोबोटिक सर्जरी में शाम को ही खाना वगैरह दे देते हैं, धीरे धीरे पानी 4-5 घंटे में दे देते हैं, उसके बाद में और उसको डाइट को बढ़ा देते हैं। अगले दिन तो बिल्कुल ही नॉर्मल सुबह का नाश्ता जो है अगले दिन का बिल्कुल नॉर्मल देते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी हो रही तो बहुत जल्दी हो रहा है। अगर आपका कुछ ऐसी सर्जरी हो रही है जिसमें आंतों को निकाला जा रहा है, आंतों के पास कुछ स्टिचेज आए हैं, तो धीरे धीरे हम डाइट को बढ़ाते हैं। उसमें कई बार शुरू में क्लियर लिक्विड डाइट है जिसमें कि पानी जैसी चीज़ें दी जाती हैं, फिर थोड़ा थिकर लिक्विड है जिसमें चाय, दूध या लस्सी हो सकती है, और फिर अगर उसको वो डाइजेस्ट हो जाता है फिर हम उसको सॉफ्ट डाइट जिसमें दलिया खिचड़ी टाइप की चीज़ें होती है वो देते हैं। फिर रेगुलर डाइट पे पेशेंट आता है। तो पेशेंट को ये भी बताया जाता है कि अगर आपकी आंतों की सर्जरी भी हुई है, जो कॉमनली ओवरी कैंसर के पेशेंट्स में होती है, हम पेशेंट को कहते हैं कि सलाद वगैरह कुछ दिनों तक आपको कम खाना है, आपको खाना चबा चबा के खाना है, जिससे कि ईजीली डाइजेस्टेबल फूड वो खा सके। तो किस तरीका का सर्जरी हुआ है, कभी कभी अगर सिंपल सर्जरी है तो भी अगले दिन ही नॉर्मल खाना दे दिया जाता है, और यूजुअली हमारी यही प्रैक्टिस है कि जल्दी से जल्दी हम उन्हें खाना दे सकें। और आगे की जो डाइट है वो भी अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे कि मतलब छुट्टी के बाद वाली, वो भी डॉक्टर बताते हैं कि कब आपको रेगुलर डाइट खानी है और कौन से चीज़ें नहीं खानी है। 1-2 चीज़ें तो मैंने बताई हैं, और यूजुअली हम लोग ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं देते हैं। जी मैम, ऑपरेशन के बाद पेशेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं? ये भी मरीज़ का ये होता है कि क्या हम काम कर सकते हैं, अब छुट्टी हो रही है हमारी, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर तो यूजुअली हम पेशेंट को पूरी तरह से उसी दिन भी चला देते हैं शाम को, चाहे उसकी कितनी बड़ी सर्जरी हुई हो। यूजुअली उसको शाम को भी चलाते हैं, अगले दिन भी चलाते हैं, बट और बेड के अंदर मूवमेंट करने को बताते हैं। बेड के अंदर ही लेटे लेटे क्या एक्सरसाइज उन्हें करनी है, ब्रीदिंग की क्या एक्सरसाइज करनी है, वो सब हम उन्हें समझाते हैं। धीरे धीरे करके पेशेंट 1-2 दिन में अपने आप उठकर इतने काबिल हो जाते हैं कि वो यूरिन पास कर सकते हैं, स्टूल पास कर सकते हैं। जब वो उनकी छुट्टी होती है, जो कि तीसरे दिन हो सकता है, 5वें दिन हो सकता है, जब उनकी छुट्टी होती है तो हम उनको बताते हैं कि उनको कई बार उठना है, कई बार चलना है। बहुत देर तक, लंबे समय तक उन्हें नहीं चलना कि शुरुआत में ही वो 30 मिनट्स करने लगे। धीरे धीरे 5 मिनट को, फिर 10 मिनट, 10 का 15 मिनट, ऐसे करके धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है चलने का, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है आपको चलने की। और कभी भी ये बेड रेस्ट वाली चीज़ तो कभी नहीं होती। पेशेंट्स को लगता है कि बेड रेस्ट, हमारा सर्जरी हुआ है तो हमें बेड रेस्ट होना चाहिए। बेड रेस्ट से बहुत नुकसान है। बेड रेस्ट से मैं सबको बताना चाहूँगी कि पैरों में क्लॉटिंग हो जाती है, और क्लॉटिंग की वजह से वो क्लॉट हमारे लंग में जा सकता है। तो मतलब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है। पैरों में भी अगर क्लॉट बन जाते हैं तो मरीज़ के लिए बहुत परेशानी वाली बात होती है, बहुत दिनों तक उन्हें ब्लड थिनर लेने पड़ते हैं। तो और
एक और नुकसान है, अगर वो बेड रेस्ट लेते हैं तो उनकी जो मसल है वो बिल्कुल वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। जिस तरीके से पेशेंट हमारे पास आया था उतनी स्टेमिना डेवलप करने में उसे बहुत टाइम लग जाता है। जी। हमारी हिदायत हर एक को यही होती है कि आप अपना स्टेमिना लूज़ ना होने दें, बहुत देर तक बेड रेस्ट ना करें, चलें और धीरे धीरे करके अपने स्टेमिना को बढ़ाएं। और ये स्टेमिना आप जितनी जल्दी ला सकते हैं, जो हम चाहते हैं कि 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर उनका वही स्टेमिना वापस आ जाए जिससे पहले, जो सर्जरी से पहले था। जी। और एक्सरसाइज के बारे में हम उन्हें बताते हैं कि शुरू के 3 महीने उन्हें पेट की एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं उठाना है उन्हें, बट हाँ रूटीन अपने काम करिए। 3 महीने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर अपने डॉक्टर से पूछ के कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। बट आप 3 महीने के बाद यूजुअली हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज के लिए बता देते हैं। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी, क्योंकि जनरली पेशेंट को लगता है कि ऑपरेशन हो गया है तो उन्हें बेड रेस्ट ही करना चाहिए, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। बट आपने सही बोला ये। मैम, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जो स्टेजेस आते हैं तो उनकी हीलिंग के लिए, कि जिससे जल्दी वो भर जाए, क्या करना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन भी जब उनकी छुट्टी हो रही होती है तो यही होता है कि हमारे टाँके ठीक रहे डॉक्टर साहब, हम क्या करें, हमको सबसे अच्छी दवाई दीजिए, आप सुखाने की दवाई दीजिए हमें। जी। तो देखिए, शुरू में कुछ दिन तक तो हम उनको एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, बट कोई भी चीज़ की हीलिंग होने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है कि प्रोटीन होना चाहिए हमारे अंदर। विटामिन सी भी हीलिंग करवाता है, विटामिन डी भी करवाता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन, इस तरह के सप्लीमेंट्स हम कई बार पेशेंट्स को देते हैं, प्रोटीन पाउडर देते हैं और ये विटामिन डी और विटामिन सी देते हैं। इसके अलावा हम उनको बताते हैं कि दूध वगैरह आपको भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी खास पेशेंट को अगर हम फैट फ्री डाइट देते हैं तो बस उसे ही फैट फ्री डाइट लेनी होती है, तो उसे फैट भी लेना है, उसे प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है। तो यही बताया जाता है कि ऐसे करिए जिससे कि आपके स्टिचेस ठीक हो सके, और बेड रेस्ट ना करें। बेड रेस्ट से आपके स्टिचेस ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। जी जी। क्या कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज़ है? जी नम्रता जी, ये क्वेश्चन पेशेंट्स के जो तीमारदार हैं जी, वो आके उनके हमसे लिए पूछते हैं ज़रूरी। कि मैं इस महिला के साथ रह रहा हूँ तो क्या मुझे भी कैंसर हो सकता है, मेरे को होने का क्या खतरा है। तो देखिए, मोस्ट हमारे गायनेकोलॉजिस्ट कैंसर, क्या कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जो छूने से फैलता हो। जी। तो छूने से अगर फैलता होता तो हम जो कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उसे सबसे पहले हो जाता। जी। तो ऐसा नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, बट ये जेनेटिक हो सकती है। जेनेटिक का मतलब है कि अनुवांशिक का मतलब कि किसी भी ब्लड रिलेशनशिप से हमको आ रही है और हमारे जिसको कैंसर है उसको उसके बच्चे में भी जा सकता है। बट ये सारे कैंसर नहीं होते, कुछ गिने चुने कैंसर हैं जो कि हेरिडिटरी हो सकते हैं। जी, मतलब परिवार में किसी को है तो उनको थोड़ा होने के उनका चांसेस चांस हो सकता है। इसके लिए वो अपने जो भी उस अपने डॉक्टर से जो उस पेशेंट को डील कर रहा है उससे पूछें कि क्या जेनेटिक हो सकता है कि नहीं, तो वो आपको बताएंगे कि ये कैंसर कितना जेनेटिक है और वो अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं। जी। मैम, कैंसर क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है? जी नम्रता जी, ये क्वेश्चन हमसे पेशेंट्स पूछते हैं। उनके मेल जो पार्टनर है वो हमसे पूछता है कि अब ये महिला को कैंसर हो गया है तो क्या हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती, और क्या सेक्सुअल एक्टिविटी होने से मुझे कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, और क्या मुझे हो तो नहीं गया होगा कैंसर, क्योंकि ये सारा रिप्रोडक्टिव एरिया का है, वजाइना का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, उसी एरिया के कैंसर है जहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। तो ये जेंट्स का क्वेश्चन होता है, बट ये सारे कैंसर नहीं होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं। बट हाँ, सर्विक्स का कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस से होता है जिसको HPV बोलते हैं। और अगर ये HPV तो इतना कॉमन है कि ये महिला को जिसको कैंसर नहीं है उसको भी HPV हो जाता है, तो ये इतना कॉमन है कि मेल्स में ज़्यादातर हो जाता है और उनको बहुत रेयर केस में पेनिस का कैंसर हो सकता है या एनोरेक्टल कैंसर होते हैं। बट ऐसी हिदायत बिल्कुल नहीं दी जाती कि जिस महिला को सर्विक्स कैंसर है उसको सेक्सुअली वो एक्टिव नहीं हो सकती।